हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आया एक नए वीडियो के साथ आपके लिए इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को लेकर। कल हमारा जो लेक्चर था, कल हम लोगों ने जो एक वीडियो तैयार किया था इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी पर, वो बेसिक इंटरफेरेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिफिनीशंस की बात की थी, सुपरपोजिशन थ्योरम की बात की थी। किसी एक पॉइंट पर जाके जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, उसके बाद जो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो भी आप कहना चाहें, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। जब किसी एक पॉइंट पर दो वेव सुपर इम्पोज होती हैं, तो हम लोगों ने कल एक डिस्कस किया था, थोड़ा सा हम लोग फिर से याद कर ले रहे हैं उस चीज़ को, कि जब एक पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो वेव चलती हुई आके सुपर इम्पोज होती हैं, तो जब क्रस्ट से क्रस्ट सुपर इम्पोज होता है, उस केस में एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव फेज हम लोग ने बोला था। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों ट्रफ वाली वेव पहुंच रही है, दैट इज डाउनवर्ड टेंडेंसी एक साथ पहुंच रही है उस पर्टिकुलर पार्टिकल पर, तब भी हम लोगों ने उसको कंस्ट्रक्टिव फेज ही कहा था। वजह कि अगर दोनों ट्रफ भी मिलेंगे तो मैक्सिमम नीचे टेंडेंसी ले जाने की उनकी होगी। और तीसरा हम लोगों का जो पार्ट था, उसमें हम लोगों ने एक क्रस्ट को लेके बात की थी और एक ट्रफ को लेके बात की थी कि एक क्रस्ट आ रहा है और दूसरा का ट्रफ आ रहा है। उन दोनों की ही केसेस में चूंकि डायरेक्शन अपोजिट रहती है, उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है या रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, या जो भी आप उसको सोचना चाहें, वो सब्ट्रैक्शन के साथ में हम लोग ने कल उसको दिखाया भी था हम लोगों ने। तो एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहा था। अगर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो हमको एक फार्मूला पता है, बेसिक फार्मूला इंटेंसिटी ऑफ वेव का, कि इंटेंसिटी का जो तुम्हारा वेव की जो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे बेस्ड है। किसी वेव की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो जब भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, दैट इज एडिशन होगा, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। और जिन पॉइंट्स पर जाके इंटेंसिटी या दैट इज एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्शन किस केस में आता है, दैट इज एक क्रस्ट एक ट्रफ, उस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के कम होने की वजह से कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग ने जिन केसेस में इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में, दैट इज क्रस्ट प्लस क्रस्ट वाला, सेकंड क्रस्ट प्लस ट्रफ वाला, एंड थर्ड ट्रफ प्लस ट्रफ वाला, इन तीन पॉसिबिलिटीज़ में दो सेम कंडीशंस वाली, दैट इज सेम फेज कंडीशंस वाली, दैट इज कंस्ट्रक्टिव फेज वाली बात हम लोग करते हैं, जिसको या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। वो कौन सा है? क्रस्ट प्लस क्रस्ट एंड ट्रफ प्लस ट्रफ। आउट ऑफ फेस वाले में जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ सुपर इम्पोज होता है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। हम लोगों ने यहाँ तक बात डिस्कस की थी। आज हमारा जो नया पार्ट है, वो चूँकि हम लोगों का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसके पहले हम लोग कुछ थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कल डिफाइन किया था कि इंटरफेरेंस क्या होता है। क्या डिफिनीशन थी हम लोगों की? आप बताओ, सोचो इस चीज़ को, क्या बताया था कल हम लोगों ने? याद आया? बिल्कुल सही। जिस पॉइंट पर दो वेव यानी दो कोहेरेंट वेव सुपर इम्पोज होती हैं, तो जब दो कोहेरेंट वेव कहीं पर सुपर इम्पोज होंगी तो हम लोग को बैंड पैटर्न दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो मॉडिफाई होकर नई तरीके से हमको दिखाई पड़ती है, और स्क्रीन के ऊपर हमको ब्राइट डार्क इस तरीके की एक फ्रिंज पैटर्न दिखाई पड़ता है।
इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बोलते हैं। और यहाँ पर जब हम लोगों ने कोहेरेंट वर्ड की बात की थी तो हम लोगों ने ये कहा था कि कोहेरेंट सोर्सेस, चलो इसमें दिखा देते हैं, हमने एक इसमें स्लाइड लगा रखी है कोहेरेंट वाली शायद, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा इसको। टू ऑब्टेन द कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, द लाइट सोर्सेज, जो दो सोर्सेज जो भी होंगे, दैट इज ए बी, यहाँ दिख रहे हैं हम लोग, कहीं पे S1 S2 लिखा होता है, A and B should be coherent, their phase difference should not change, not be varying with time। यानी ऐसे सारी वेव्स या ऐसे सारे सोर्सेज या ऐसे सारे लाइट बीम्स जो भी वेव है, अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ में बदलता नहीं है तो ऐसे सोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। अब आगे देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, आगे देखो क्या लिखा है। प्रैक्टिकली कोहेरेंट वेव्स आर ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग द वेव्स दैट आर कमिंग फ्रॉम वन एंड द सेम सोर्स, जिसको हम लोगों ने कल पैरेंट सोर्स बोला था। Therefore, the constant phase difference between the sources is maintained due to the part of main parent beam। जो एक मेन पैरेंट बीम थी उसी का पार्ट दोनों बीम्स हम लोग अगर ब्रेक कर ले जा रहे हैं तो जो भी चेंजेस या जो भी बदलाव फेस को लेके या जिस चीज़ को भी लेके हो रहा होगा, किसके अंदर, मेन सोर्स पर, मेन जो सोर्स है वेव का, यानी कि पैरेंट सोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो बाद में बनाए गए हैं ब्रेक करके, उनके बीच में मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी चेंजेस पैरेंट में वहाँ पर आएगा उसी के अकॉर्डिंग सेम बदलाव दोनों ही सोर्सेज जो बाद में ब्रेक करके तोड़े जा रहे हैं, चाहे वो स्लिट से या किसी भी मेथड से, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट रहता है। तो हम लोगों ने कल ये बात करी थी कि एक क्वेश्चन पूछा था कि वाई टू कैंडल लाइट कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, तो उसका आंसर भी यही है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस से जो लाइट बीम निकलती है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो ट्यूब लाइट हो, चाहे वो कैंडल्स लाइट हो, या कोई भी लाइट का सोर्स हो जो अलग अलग है, तो वो कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस नहीं करते। इसी वजह से बैंड पैटर्न या इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हम लोगों को नज़र नहीं आती। हमने कल एक और एग्जांपल दिया था कि रूम में बल्ब जल रहा है, 2 बल्ब जला दिए, हम लोगों को फ्रिंज पैटर्न नज़र नहीं आता। यही तो वजह है, क्योंकि उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता और हम लोग इंटरफेरेंस नहीं देख पाते। तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्या इंटरफेरेंस नहीं होता होगा? इंटरफेरेंस होता है, बट ऑब्जर्वेशंस नहीं हो पाते। इतनी जल्दी फ्रिंज पैटर्न बदलता है समय के साथ में कि हम लोग की आई हो या जो भी हम लोग जिससे भी जैसे भी देखें, वो हम लोग इतने सेंसिटिव नहीं होते कि उस फ्रिंज पैटर्न को देख पाएँ। तो स्टेबल फ्रिंज पैटर्न तब बनता है जब बीम कोहेरेंट होती है, तो हम लोग उसको देख भी पाते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि कोहेरेंस या कोहेरेंट प्रॉपर्टी या कोहेरेंट बीम क्यों जरूरी है, क्योंकि इंटरफेरेंस दिखाई पड़ेगा। और तुमसे कोई अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोहेरेंट वेव्स होती क्या हैं, तो ऐसी सारी वेव्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। मेन समझो क्या कह रहे हैं, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम में y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग था, ओमेगा सेम रखा था हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, वेवलेंथ भी सेम होता है, तो फेज हम लोग का जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसी वजह से ऐसे सोर्स चूज किए जाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका वेवलेंथ का ऑर्डर सेम हो, जिनका प्रोपगेशन कांस्टेंट फिक्स हो। इसीलिए हम लोगों ने सेम फ्रीक्वेंसी के कहीं बुक्स में जो एक डिफिनीशन लिखी होती है इंटरफेरेंस की, वो क्या लिखी होती है,
when two or more coherent beams which have same frequency, same amplitude, superimpose at a point, then we get fringes. तो इसका वजह यही है। लेकिन अगर हम लोग इंटरफ्रेंस की बात करते हैं तो मेन टर्म्स क्या है, सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होंगे तो इंटरफ्रेंस बैंड्स नज़र नहीं आते। तो ये तो हो गया हमारा कोहेरेंट वाला, स्क्रीन पे तुम लोग देख भी ले जा रहे हो। अब हम लोग एक बात करने वाले हैं थोड़ी सी यंग स्लिट से पहले, एक्सपेरिमेंट से पहले, कि कल कुछ लोगों ने पूछा था कि नेसेसरी कंडीशंस क्या है इंटरफ्रेंस की। तो वेरी सिंपल, अगर थोड़ा सा ध्यान लेक्चर्स पे दिया होता कल तो तुम लोगों को अपने आप पता चल जाता कि गब्बर और ठाकुर साहब जब आपस में वेव जनरेट कर रहे थे तो क्या हो रहा था। क्या मजाक। वापस हम लोग आते हैं, जो हम लोगों का ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट है दैट इज कंडीशंस टू सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस के प्रोड्यूस होने की, मतलब इंटरफ्रेंस अच्छा होगा या इंटरफ्रेंस सस्टेन्ड हो जाए अच्छा की बात नहीं है। इंटरफ्रेंस दिखाई, फ्रिंज पैटर्न दिखाई पड़े, इंटरफ्रेंस हो जाए, अच्छा दिखना, साफ फ्रिंजेस दिखना वो अलग पार्ट है। पहले इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस यानी इंटरफ्रेंस प्रॉपर्टी हो तो जाए। अगर इंटरफ्रेंस हो जाएगा तो फिर हम लोग फ्रिंज पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि वो शार्प है या नहीं है, एम्पलीट्यूड कैसा है उसका, इंटेंसिटी कैसी है, कैसे बढ़ सकती है, कैसे घट सकती है। तो उसके लिए पहले फ्रिंज पैटर्न बनना तो जरूरी है ना। तो वही है कंडीशन टू सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस। और वो क्या है, ये देखो स्क्रीन पे हम लोग डालने वाले इधर क्या लिखा है। मैं किनारे हो गया, अब ये देखो क्या है, द टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग इंटरफ्रेंस मस्ट बी कोहेरेंट। इनका कोहेरेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बीम कोहेरेंट नहीं होंगी, अगर बीम कोहेरेंट नहीं होंगी तो इंटरफ्रेंस नहीं होगा। फिर हम क्लियर कर दें, इंटरफ्रेंस होता है लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। कोहेरेंट होने से हम लोग इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस को देख पाते हैं। फिर और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, द टू इंटरफेरिंग बीम या इंटरफेरिंग वेव टेन मस्ट हैव द सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब हम लोगों ने पोलराइजेशन तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अब तुम लोग ये जान लो कि पोलराइज्ड बीम वो होती है जिसमें वाइब्रेशंस वेव के, यानी कि लाइट के फोटोन के चलने के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे सपोज कर लो अगर वेव की डायरेक्शन अप एंड डाउन वाई एक्सिस पे हो रही है, वाई एक्सिस पे अप एंड डाउन हो रहा है, तो दूसरी वेव को भी वाई एक्सिस पे ही अप एंड डाउन होना चाहिए। इतना समझ लो। अभी जब हम लोग आगे आएंगे पोलराइजेशन वाले चैप्टर में, तब हम लोग बात पोलराइज्ड लाइट की या पोलराइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि सेम प्लेन में दोनों वाइब्रेशंस होने चाहिए। क्लियर। तीसरा पार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यंग एक्सपेरिमेंट के मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद में आया है। सुन लो हम लोग क्या कह रहे हैं, ये भी आगे देखेंगे हम लोग कह रहे हैं जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है वो यंग एक्सपेरिमेंट का अभी जस्ट बाद में इसके हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, तो वहाँ पे फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट किया गया है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, दो लगातार फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। दो लगातार ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर कर लें उसको हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं, दैट इज फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। और इसको हम लोग अभी आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर उसका फार्मूला, जो भी फार्मूला आया है उसका इस्तेमाल किया है सिर्फ ये बताने के लिए कि फ्रिंज के पैटर्न कैसे होंगे, अच्छे, मतलब उसका अच्छा ऑब्जर्वेशन कैसा होगा। क्या लिखा है देखो, थर्ड पॉइंट पे पढ़ो जरा तुम लोग।
इधर देखो, इधर स्क्रीन पे, इधर नहीं, इधर स्क्रीन पे। द टू सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द पैटर्न मस्ट बी ऑब्जर्व एट ए लार्जर डिस्टेंस टू हैव सफिशियंट विड्थ ऑफ द फ्रिंज। नहीं समझ में आया? फिर देखो इधर, ये फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड कर रहा है? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी लिखा है ना। तो जो कैपिटल डी है ये स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। फिर सुनो क्या कह रहे हैं, हेयर कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, फिर देखो क्या कह रहे हैं, जितना डिस्टेंस स्लिट का और स्क्रीन का डिस्टेंस जितना लार्ज होगा उतनी ज़्यादा चौड़ाई होगी फ्रिंज की, यानी फ्रिंज विड्थ उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? कैपिटल डी और स्मॉल डी यहाँ पर क्या है, ये स्लिट की विड्थ है। जो हम लोग दो होल बना रहे हैं, हार्ड शीट लेके दो होल बना के स्लिट बना रहे हैं, तो इन दो स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज, ये स्लिट्स है, मान लो सपोज कर लो ये स्लिट्स है, ये स्लिट्स हैं, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होगी, दिस इज स्लिट सेपरेशन। इसको स्लिट सेपरेशन भी बोलते हैं और स्लिट विड्थ भी बोलते हैं। तो जो स्मॉल डी है वो यहाँ पर यही माना गया है, स्लिट विड्थ। कैसे है इसमें देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम ये क्यों दिखा रहे हैं? अगर दूर दूर फ्रिंजेस ऐसे बनी हो दूर दूर तो ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ेंगी, या ऐसे एकदम पास पास बहुत ही माइक्रो लेवल पर या मिलीमीटर के लेवल पे चिपक चिपक के पास पास में फ्रिंजेस बनी हो, वो ज़्यादा ईजिली दिखाई पड़ेंगी। थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अच्छे ऑब्जर्वेशन के लिए, गुड ऑब्जर्वेशन के लिए ये कंडीशंस हैं। जितना पास पास फ्रिंजेस सट के आएंगी उतना हम लोग मतलब आसानी से नहीं देख पाएंगे। थोड़ा सा हमारी बात समझने की कोशिश करो। इसलिए कैपिटल डी ज़्यादा होना चाहिए। वेवलेंथ जितना ज़्यादा होती जाएगी उतना फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। और जो स्मॉल डी है, दैट इज स्लिट सेपरेशन, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा से छोटा अगर लिया जाए तो हम लोगों को अच्छे इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस दिखाई पड़ते हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं बढ़िया से, अच्छे से। क्लियर? अभी नहीं अगर अभी नहीं आएगा तुमको एक चेक थोड़ा सा हम दिखा देते हैं लास्ट में हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, मज़ा आएगा तुमको। मज़ा ये देखो जरा सा, ये देखो, ये देख रहे हो चलता फिरता स्लिट सेपरेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, घट रही है तो क्या हो रहा है? अभी नहीं, बाद में बाद में बाद में, अभी मज़ा नहीं। वापस हम लोग लौट आते हैं अपने सेम टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बात कर ली कि अगर अच्छे ऑब्जर्वेशन की बात की जाए कि हम लोगों को फ्रिंज पैटर्न कैसा दिखाई पड़ता है, मतलब फ्रिंजेस अच्छे से दिखाई पड़े, तो इसके लिए जैसे हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी दो बीम्स होंगी सुपर इम्पोज होंगी उनकी भी बात कर सकते हैं हम लोग। तो जो स्क्रीन होगी और जो स्लिट्स होंगी, यानी कि जहाँ से तुम्हारी लाइट वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, दो वेव जो सुपर इम्पोज होने वाली हैं वो, और स्क्रीन जहाँ पर हमको देखना है, क्योंकि लाइट हवा में थोड़ा दिखाई पड़ेंगी, कहीं स्क्रीन तो लगी होगी, उसे स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस दिखाई पड़ेंगे, वो थोड़ा सा लार्ज रखना पड़ता है। और स्लिट की सेपरेशन, दैट इज वो जो दो वेव के सोर्सेज हैं जहाँ से लाइट निकल रही है वो बहुत पास पास होंगे, जितने पास होंगे उतना अच्छा बनेगा। और लैम्डा तो खैर लैम्डा कलर के ऊपर डिपेंड है, वो हम लोग बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन ये है कि अगर कंपेयर करके हम लोग देखें दो वेवलेंथ को लेके, एक की वैल्यू कम हो और एक की वैल्यू ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा, जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली बीम होगी उसका जो फ्रिंज की चौड़ाई यानी फ्रिंज विड्थ होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो हम लोग ईजिली देख सकते हैं, उसको अच्छे से देख सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, वापस हम ऊपर जा रहे हैं, क्यों ये आ गया, देखो मैं फिर वापस से अपनी एक नई पोजीशन पे, पुरानी वाली पोजीशन पे आ गया। क्या लिखा है, पढ़ो। द सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक।
अदरवाइज द फ्रिंज ऑफ द डिफरेंट कलर विल बी ओवरलैप। क्या मतलब है इसका? मोनो मतलब सिंगल, क्रोम इज रिलेटेड टू कलर, यानी सिंगल कलर। अगर सिंप्लीफाई कर लें उसको थोड़ा सा दिमाग के अंदर, तो ये क्या है कि मोनो मतलब सिंगल और क्रोम मतलब कलर, मतलब रिलेशन है, रिलेटेड है ये वर्ड्स, मतलब नहीं हम लोग कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं मोनो रिलेटेड टू सिंगल, क्रोम रिलेटेड टू कलर, दैट मीन्स सिंगल कलर। अगर सिंगल कलर बोल रहे हैं हम लोग तो इसका क्या मतलब है? जिस भी लाइट में सिंगल कलर होगा उसकी खुद की सिंगल वेवलेंथ होगी, उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, उसी को हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। मान लो कि एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है, तो सिंगल सा आंसर है, मतलब सिंपल सा आंसर है, सिंगल सा आंसर नहीं, सिंपल सा आंसर है कि सिंगल कलर की या तो लाइट हम लोग सुपर इम्पोज यूज़ करते हैं, पहला कलर के टर्म में बता दिया हम लोगों ने, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल फ्रीक्वेंसी की बीम इस्तेमाल की जाती है, या फिर सिंगल वेवलेंथ की बीम इस्तेमाल की जाती है। इन तीनों का सेंस एक ही है। और तुम लोग वहाँ पे गौर करना, फिर से एक बात हम आंसर याद दिला रहे हैं तुम लोगों को। सुपर पोजिशन थ्योरम में हमने y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फेस फाई थीटा कुछ लिया था, तो वो सिंगल फ्रीक्वेंसी ओमेगा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लिखने का यहाँ से भी आंसर मिल सकता है। वो दोनों सोर्सेज मोनोक्रोमैटिक रहे होंगे नहीं रहे, तभी तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, रहे होंगे क्या होता है। तो जो मोनोक्रोमैटिक वर्ड इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेनी पड़ेगी, सेम लेनी पड़ेगी, ये कह लो, इसलिए ओमेगा ओमेगा था वहाँ पर। और लास्ट वाली लाइन देखो क्या लिखी हुई है, द टू वेव्स मस्ट बी हैविंग सेम एम्पलीट्यूड फॉर बेटर कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। अगर तुम लोगों ने कल लेक्चर लिया देखा होगा कल वाला, तो इसकी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा, बता रहे हैं, देख लो। अच्छा, जैसे हमने आई मैक्सिमा और आई मिनिमा कल कैलकुलेट किया था। आई मैक्सिमा की वैल्यू कितनी होती है? कल के जाके लेक्चर में देखो, या पुराने नोट्स अगर बनाए हो उनको देखो, तो आई मैक्सिमा की वैल्यू होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कंस्ट्रक्टिव फेज जिसको हम लोग कह रहे थे। और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम इंटेंसिटी क्या थी? आई मिनिमा इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब स्क्रीन पे तुमको फ्रिंज पैटर्न दिख रहा है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, या फिर इसको हम ऐसे कर लें, ब्राइट डार्क। तो जो हम लोग कह रहे हैं इस तरीके की बातें, ब्राइट डार्क, तो ब्राइट का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। डार्कनेस का मतलब या मिनिमम का मतलब या अंधेरे का मतलब है आई मिनिमा, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब दोनों एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो मिनिमा बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ। अगर एम्पलीट्यूड सेम रखे जाएंगे तो मिनिमा की वैल्यू क्या होगी? आई मिनिमा इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर है। कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। कुछ नहीं का स्क्वायर क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। तो आई मिनिमा दैट इज इंटेंसिटी, 0 का मतलब है बिल्कुल अंधेरा। यानी फ्रिंज पैटर्न जो स्क्रीन पे तुमको बन के दिखाई पड़ेंगे वो बिल्कुल अच्छे से दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल रोशनी ब्राइट, फिर बिल्कुल अंधेरा डार्क, फिर बिल्कुल रोशनी ज़्यादा एक ब्राइट, फिर बिल्कुल अंधेरा एकदम डार्क। ये ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा ना हम लोगों को। तो एम्पलीट्यूड इक्वल या नियरली इक्वल लेंगे अगर हम लोग, तो हम लोगों को फ्रिंज पैटर्न अच्छे से दिखाई पड़ेंगे।
ये हम लोगों के इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं। एक्चुअल में यहाँ पे 3 तरह की कंडीशंस हम लोगों ने बात कर ली है, तुमने गौर नहीं किया है, अब जरा गौर कर लो। पहली कंडीशन फर्स्ट लाइन थी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की, कि इंटरफेरेंस हो। इसके बाद जो बात की है थर्ड लाइन वाली, जो थर्ड पॉइंट है, ये गुड ऑब्जर्वेशन के लिए है, कि अच्छे ऑब्जर्वेशन के साथ में हम लोग देख पाएं, मतलब सही से दिखाई पड़ जाए, अच्छे से दिखाई पड़ जाए। अब पास पास वाली फ्रिंजेस देखनी है और दूर दूर वाली थोड़ी मोटी मोटी दूर दूर की देखनी है, तो दूर ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ेगी हमको। और सबसे आखिर वाला जो लाइन है ये कंट्रास्ट, कंट्रास्ट समझना, शार्पनेस, ये उसकी कंडीशंस है। मतलब ब्राइट अलग से एकदम बिल्कुल अलग ब्राइट दिखेगा और डार्क बिल्कुल अलग से डार्क दिखेगा, तो ये शार्पनेस वाली फ्रिंजेस हो गई हैं, शार्प दिखाई पड़ता है। कभी टीवी में देखना, जब तुम लोग शार्पनेस को बढ़ाते घटाते हो तो जो पीछे इमेजेस होती हैं ना, वो बहुत एकदम क्लियर हो जाती हैं, मतलब डल डल से नहीं दिखाई पड़ती। करके देख लेना, जाओ खोलो देखो जाके, अभी नहीं, अभी तो ये लेक्चर देखो, बाद में देख लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ 3 कंडीशंस की हम लोगों ने बात कर दी है, इसको आराम से सुनो पढ़ो और बाद में हम लोग देखेंगे इसको क्या है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है हम लोगों का? अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, अच्छा अभी ये रह गया है, कंडीशन टू प्रोड्यूस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। वाह वाह वाह, कल हम लोगों ने अभी डबल शिफ्ट में नहीं आ रहे हैं, तुम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, तैयार हो, होना ही पड़ेगा भाई। अब जरा हम लोग यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा फिर सीरियस मोड में आते हैं और फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कंडीशन टू प्रोड्यूस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने सुपर पोजिशन थ्योरम जब डिस्कस की थी, तो कंडीशंस फॉर मैक्सिमा दैट इज ब्राइट फ्रिंजेस एंड कंडीशन फॉर मिनिमा दैट मीन डार्क फ्रिंजेस दिखाई थी कल हमने उसको, नहीं याद आया? फिर एक बार सोच लो, हमने ये बताया था कि जो फेज डिफरेंस होता है, सुन लो क्या कह रहे हैं हम लोग, जो 2 बीम सुपर इम्पोज होने जा रही हैं, दैट इज जो हम ऐसे से दिखा रहे हैं, जो 2 बीम सुपर इम्पोज होने जा रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई के ऑर्डर का होता है, तो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। और वो जो 2 बीम सुपर इम्पोज हो रही हैं, अगर इनके बीच का फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई 2 के ऑर्डर का होता है, तो डार्क फ्रिंजेस यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी वाली कंडीशंस हो जाती है। एक्चुअल में ये टॉपिक यहाँ लिखने की वजह इसलिए है, हमने इसलिए लिख दिया है, कल जो हमने टॉपिक देखा था उसमें सिर्फ फेज डिफरेंस के टर्म में बात की थी, हमने पाथ डिफरेंस के टर्म में बात नहीं की थी। जबकि आगे आने वाले सारे टॉपिक्स में जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए गए हैं, वहाँ पर पहले पाथ डिफरेंस निकाला गया है, पाथ डिफरेंस के बाद में कंडीशन फॉर ब्राइटनेस एंड डार्कनेस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ रखी गई है। अब तुमको वेवलेंथ पता होगी, फेस पता नहीं है, फिर कैसे निकाल पाओगे? दोनों पता होना चाहिए ना। अगर हम लोग फेस के टर्म में बात करें, यहाँ दिखा ले रहे हैं, कहीं हमने हाथ से लिखा था, देखते हैं, कहीं हमने हाथ से लिख दिया था। तुम भी लोग सोच रहे होगे हाथ से बैठे बैठे लिखते रहते हैं, कोई काम धाम तो है नहीं, बैठे बैठे बस लिख दे रहे हैं हाथ से, फ़ोटो खींच ले रहे हैं और देखो ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या बात है एकदम, मतलब दिमाग, कोरोना दिमाग में हो गया हमारे। और ये पाया गया, इधर देखिए, ये क्या दिख रहा है, ये पाथ डिफरेंस के टर्म में हम लोगों ने कंडीशंस निकाली हैं। ये कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस है, जो हेडिंग अभी हम लोग दिखा रहे थे, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। देखो ये इसकी हेडिंग है, ये कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग, ये देखो कंडीशन टू प्रोड्यूस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। और इसके लिए हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है ये वाला,
क्या लिखा है देखो जरा फार्मूला, ये फार्मूला तो तुमको याद रखना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ये लिखा हुआ है ना। अगर तुमको फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेस पता होंगी तो तुम पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। और कल हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम में फॉर ब्राइट फ्रिंजेस फेज डिफरेंस को बताया था कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो हम लोगों को ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। पूरे स्क्रीन में कहीं पर भी जहाँ जहाँ पर फेज डिफरेंस का ऑर्डर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, स्क्रीन पे हर जगह पर ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। अब तुम सोच रहे हो कि सर स्क्रीन बता रहे हैं दिखा नहीं रहे हैं, तो अभी हम लोग जब यंग एक्सपेरिमेंट में आएंगे तो फिर से वही स्क्रीन वही स्लिट और सब कुछ आ जाएगा, तो हम लोग फिर से वहाँ को रिलेट कर लेंगे। ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बस अभी सुन लो हम लोग क्या बता रहे हैं। ये मैथमेटिक्स देख लो क्या है यहाँ पे। फेज डिफरेंस है 2n पाई, तो जब हम लोगों ने इसको पाथ डिफरेंस वाले फार्मूले में पुट कर दिया तो कितना आ रहा है देखो, 2n लैम्डा बाई 2, 2n लैम्डा बाई 2। या तो हम लोग कह सकते हैं कि इवन मल्टीपल, सुनो क्या कह रहे हैं हम लोग, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 अगर पाथ डिफरेंस होगा दो सुपर इम्पोज होने वाली बीम के बीच में, तो ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। और सेम ये देख लो यहाँ पे डार्क वाली स्क्रीन 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 पे देखो, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस लिखा हुआ है। और डार्क फ्रिंजेस के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। इससे जब हम लोगों ने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, आंसर कितना आया लास्ट में देख लो, ये याद कर लो जो लास्ट में दिख रहा है, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब यहाँ n के टर्म में है, n इक्वल टू 1 2 3 4 0 जो भी रखना रखोगे तो कई सारी कंडीशंस आ जाएंगी, ये कोई अकेली कंडीशंस नहीं है। यहाँ n की वैल्यू तुमको पुट करनी पड़ेगी। n इक्वल टू 0 रखो कितना आएगा, लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो गया ना। लैम्डा बाई 2 मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बाई 2। 1 रखेंगे कितना आएगा 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, और इस तरीके से ढेर सारी वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि जो दो बीम, अब इसको हम पहले फिगर में जाएंगे वहाँ से बताएंगे, यहाँ बोलते रहेंगे तो तुम कहोगे पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। हम लोग आते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और हम लोग वहाँ बात करने वाले हैं। तो जरा सा ये देखो, हम लोग यहाँ बात एक कोई फिगर दिखा ले रहे हैं जिससे कि ये तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल डेरिवेशंस है जिसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको देखो, या इसकी बजाय इसको देखो, इसको नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको देखो, ये फिगर तुमको एक्सप्लेन कर ले जाएगा। क्या यहाँ पर तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या ये दिखाई पड़ रहा है कि लाइट खाली एक ही पॉइंट पे गिर रही है। इस पूरे स्लिट, दो स्लिट जो डबल 2 स्लिट्स जो लिखा हुआ है, इस 2 स्क्रीन पे देखो जो 2 स्लिट्स लिखा हुआ है, यहाँ से जो लाइट रेस सेकेंडरी लाइट वेव, सेकेंडरी नहीं, इस प्राइमरी बीम की जो पार्ट वाली लाइट रेस निकल रही हैं, ये पूरे स्क्रीन पे गिरती हैं। ये हम लोग 5 दिखा रहे हैं, ये 5 ही नहीं होंगी, यहाँ पे पता नहीं कितनी हज़ारों होंगी। हर एक पॉइंट पर दोनों स्लिट से लाइट निकल के गिर रही होगी। अब पास कर देते तो तुम लोग कहते कि सब एक के ऊपर एक हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा। अभी तो दिखाई पड़ रहा है ना। तो इन दोनों बीम्स के क्या, अच्छा एक चीज़ पहले, एक पहले हमको आंसर दो तुम लोग सोच के, क्या इन दोनों बीम्स ने एक साथ एक ही डिस्टेंस, एक साथ तो चली रही हैं, एक ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सपोज कर लो कि ये 2 बीम्स है और इस मत्थे पे जाना नहीं है, ऐसा नहीं मजा आ रहा, इसी पे देखो स्क्रीन पे एक डॉट है और 2 बीम चली जा रही हैं तो पहुंच गई। अब तुम इस स्क्रीन पे देख लो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है स्क्रीन में, वहाँ पर स्लिट S1 या A जो भी इसको नाम, इसमें तो नाम नहीं लिखा है, जिस भी नाम उसको दे लो, यहाँ से जो वेव ऐसे ट्यूं करके पहुँची है ऊपर, और सेकंड वाले से भी जो टैम 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 पहुँची है, तो जरा यहाँ देख के देखो क्या डिस्टेंस एक ही है। आंखें खोलो और उसको देखो,
तो जो S1 से जो तुम्हारी लाइट बीम निकल के डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कम है, और जो S2 से निकल के पहुंच रही है सबसे ऊपर वो ज़्यादा है। जब दो बीम्स आएंगी तो इनके बीच का पाथ का अंतर भी आएगा, पथांतर, दैट इज पाथ डिफरेंस, मतलब इनके चलने की जो दूरियां हैं उसका अंतर, ये अलग अलग होगी। तो ये क्या हर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे अलग होगा ना। तुमने 5 पॉइंट देखा, तुम सोच लो इसको देख देख के, जरा इनका डिफरेंस निकालते जाओ और देखो जरा फिगर को, इस फिगर को देखो, हर पॉइंट पे डिस्टेंस बदलेगी, हर एक पॉइंट पे डिफरेंस अलग अलग आएगा। और जब डिफरेंस किसके इक्वल होगा, अभी क्या कंडीशन आई है, वापस से ट्यून, ये देखो, फिर वापस से 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 वापस से, ये आया, पाथ डिफरेंस दिख गया ना। यानी उन दोनों बीम्स के बीच का जो तुम्हारा डिफरेंस आएगा, पूरी स्क्रीन में सब जगह डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो जहां जहां पर डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के ऑर्डर का होगा, वहां वहां पूरी स्क्रीन में ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। और जहां जहां पर इन दोनों बीम के बीच का पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, वहां वहां डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। और तुमको दिख रहा होगा ये लैम्डा कहाँ से सर ने छोड़ दिया, तो ये जो लैम्डा दिख रहा है, ये जो एक हम लोग लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसका वेवलेंथ है। और इसके लिए हम लोग ने वेव वाला वेवलेंथ को इससे पहले लेक्चर्स में डिफाइन भी किया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस क्रेस्ट और ट्रफ, और डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑस्किलेशन, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। यानी जो भी तुमने लाइट इस्तेमाल की है, जिस भी कलर की लाइट इस्तेमाल की है, वेवलेंथ का मतलब है कलर ही समझ लो उसको, जिस भी कलर की वेवलेंथ तुमने इस्तेमाल की है, देखो क्या बुलवा रहे हो, जिस भी कलर की लाइट इस्तेमाल की है उसकी जो वेवलेंथ होगी, अगर वो जो डिफरेंस आ रहा है, यानी चलने के बाद वो डिस्टेंस जो डिफरेंस आ रहा है दोनों पाथों का, यानी इसका जो डिफरेंस आएगा वो अगर लैम्डा बाई 2 के ऑर्डर का होगा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के ऑर्डर का होगा, तो डार्क फ्रिंजेस बनेंगी स्क्रीन के ऊपर। या फिर जहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, वहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। और ये हम लोगों की बेसिक थ्योरीज कुछ हो गई, मतलब इंटरफ्रेंस की बेसिक जो तुम्हारी थ्योरीज थी ना, यही हो गई। अब आगे हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, चाहे वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो पैरेलल फिल्म इंटरफ्रेंस पैटर्न हो, चाहे वो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट हो, या जो भी हम लोग आगे अब डिस्कस करने वाले हैं, चाहे बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट हो, अब बस यही थ्योरी, उन सारे एक्सपेरिमेंट में एक ही काम करना है तुमको, इसको याद कर लो जो ऑनलाइन करने जा रहे हैं, कभी भूलोगे नहीं कि मैथमेटिक्स में क्या करना है। फर्स्ट वी मस्ट कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग बीम। जो दो बीम सुपर इम्पोज होने जा रही हैं, पहले इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालो और फिर यहाँ की कंडीशंस लगा दो कि ब्राइट फ्रिंज के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और डार्क फ्रिंज के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ओके, अब हम लोग आने वाले हैं अपने लास्ट टॉपिक या मेन टॉपिक, दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या लिखा देख लो। अब तुम लोग सोचोगे, कह रहे हैं कि मेन है, यहाँ लेक्चर L2 लिखा है, इंटरफ्रेंस प्रॉपर्टी इंटरफ्रेंस लिख दिया और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिख दिया। यानी जो हम ये सेकंड लेक्चर डालने जा रहे हैं इंटरफ्रेंस के ऊपर, सेकंड तो ये था तो यंग एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन हम लोगों ने ढेर सारा वापस से इधर से उधर से फिर से पढ़ डाला। अब यंग समझ लो, लेकिन एक बात इस चीज़ को याद कर लो हमेशा, जो इसके पहले के जितनी भी बात हम लोगों ने डिस्कस की है वो सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर तुमको इंटरफ्रेंस का कॉन्सेप्ट समझना है तो ये सारी बातें जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं अच्छे से आनी चाहिए, समझ भी आनी चाहिए।
अगर ये बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं होंगी तो आगे जो भी टॉपिक होगा ना वो पढ़ते रहोगे ऐसे ही। मैथमेटिकल सॉल्व करोगे, मैथमेटिक्स वैल्यू निकालोगे और उसके बाद छाप के रख के एग्ज़ाम में आएगा, छाप दोगे रख के, बस यही करोगे। इंटरफेरेंस समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आ रहे हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जिसने लाइट के वेव नेचर को परफेक्ट एकदम स्ट्रांगली सपोर्ट करके बता दिया था कि लाइट में वेव नेचर होता है। और ये इसका फिगर है। अब कहीं ना कहीं फिगर बना होगा, इसको भी ढूंढना पड़ेगा। और ये हम लोगों ने एनालिटिकल ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि मैथमेटिक्स के लिए हम लोग ने इसको लिखा हुआ है। फोटो कॉपी है, कार्बन कॉपी है, जो भी कॉपी है, दिमाग मत लगाओ, सीधे सीधे टॉपिक पे आओ और इसको पढ़ डालो। बहुत इजी है, क्योंकि जो थ्योरी पार्ट यानी कि जो कॉन्सेप्ट समझना था वो तो हम लोग समझ चुके हैं। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम we calculate the path difference between two interfering beam, that is S1p and S2p। हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं। बाकी जो लिखा पड़ी है वो तुम लोग देख लो क्या लिखा है कि S1p और S2p दो बीम सुपर इम्पोज होने वाली हैं। चूंकि ये एक ही पेरेंट का सोर्स है, यानी एक ही पेरेंट के पार्ट हैं, तो दोनों कोरेंट बीम होंगी। और जब ये जाके स्क्रीन पर गिरेंगी या कहीं सुपर इम्पोज करके मिलेंगी जाके जिस भी पॉइंट पर, तो वहाँ पर या तो ब्राइट फ्रिंज आएगी या फिर वहाँ पर डार्क फ्रिंज आएगी। क्लियर? और ये हम लोग इसका मैथमेटिकल डेरिवेशंस करने जा रहे हैं। तो अगर फिगर को देखो हमने क्या लिखा है, फ्रॉम फिगर पाथ डिफरेंस बिटवीन S2p एंड S1p इज कितना होगा। देखो इसको, इस S2p की डिस्टेंस को, फिगर देखो, फिगर S2p की डिस्टेंस में S1p लेंथ को माइनस कर देंगे तो पाथ डिफरेंस यानी कितना एक्स्ट्रा पाथ चली होगी S2p, ये निकल के आ जाएगा। और ये यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम लोग, यानी कि अगर हमको पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो हमको S1p की लेंथ भी पता करनी चाहिए और S2p की भी हमको लेंथ पता होनी चाहिए। तब यहाँ रख के हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब पाथ डिफरेंस आएगा। और इसके लिए इन फिगर्स में देखो दो ट्रायंगल बने हुए हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। आंखें खोल के इस फिगर को देखो, यहाँ पर S1PM, 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 ये पहला राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? S2PN, N समझ रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो दिखा रहे हैं, ये देखो S2PN, ये दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दूसरा वाला है। इसके पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, पहला वाला कौन सा है? वो ये वाला है। जो पहला हम लोग देख रहे हैं वो ये वाला है, देख लिया? ये देखो स्क्रीन पे, देखो स्क्रीन पे जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? S1PM फर्स्ट वाला है, दूसरा वाला S2PN। ओके, एक्चुअल में MN का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो थोड़ा सा ना हो जाए, मतलब गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम लोग ये काम करने वाले हैं, इसलिए हम लोग ये दिखा रहे थे। अब देखो जरा सा, हमने फर्स्ट वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, S1P, दैट इज हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, यानी कि विकर्ण का जो स्क्वायर होता है, वो जो बाकी साइड होती हैं तुम्हारी ट्रायंगल्स की, दैट इज बेस एंड परपेंडिकुलर, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ हम लोगों ने अप्लाई करके वैल्यू पुट कर दी है। तो S1M की डिस्टेंस कैपिटल D से दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे देखो, S1M और S2N ये दोनों कैपिटल D के बराबर है। तो जो ये वैल्यू पुट कर दी गई है, अच्छा y माइनस डी और y प्लस डी समझ में आ रही है? इस फिगर को देखो, जो स्लिट सेपरेशन है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, ये 2D से स्मॉल d से दिखा रहा है। और बीच में एक सेंटर लाइन हम लोगों ने खींच रखी है, तो स्मॉल d ऊपर और स्मॉल d नीचे दिखाई पड़ रहा है।
अब अगर यहाँ पर और एक क्वांटिटी हमने कौन सी मानी है, ओ, जो स्क्रीन देखो, स्क्रीन के ऊपर ओ से जो पी, जो भी पॉइंट हमको कंसिडर कर रहे हैं, उस सेंटर से पी की डिस्टेंस कैपिटल वाई ली है, सॉरी कैपिटल नहीं, स्मॉल कह लो, जो भी समझो, हमने वाई ली है। तो पी एम की वैल्यू कितनी होगी, देखो जरा इसमें फिगर में देखो ना यार, ओ एम की वैल्यू स्मॉल डी है तो पी एम कितना आएगा, टोटल वाई है तो वाई माइनस डी होगा। देख लो दिखाई पड़ रहा है, ये देखो वाई माइनस डी, ये देखो यहाँ पे फिर से अब तुमको गोला गोला करना पड़ेगा, ये देखो ये y माइनस डी है और टोटल डिस्टेंस यहाँ वाली, ये वाली y प्लस डी है। इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं और हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली यहाँ पर, ये देखो, और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया है हम लोगों ने। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, वो हमने वैल्यू पुट कर दी है, यानी कि ए ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो, अरे सिंप्लीफिकेशन है यार, मैथमेटिक्स देखो यार, ये तुमको हम ऐसे थोड़ा बोलेंगे कि ब्रैकेट खोला तो माइनस साइन बदल गया। यहाँ देखो नीचे, इसको बैठ के सॉल्व करो, आंसर आएगा 4y/d के इक्वल आया है। ठीक है, कोई मैथमेटिक्स भी समझा सकता है क्या ऐसे ही बोल बोल के, अजीब आदमी हो यार तुम लोग। यहाँ सॉल्व करो इसको, और सॉल्व करने के बाद हम लोग देख रहे हैं h2p माइनस h1p की जो वैल्यू है वो, ये देखो ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना तुमको, h2p h1p मल्टीप्लाइड बाई h2p h1p, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो हमको ऊपर निकालना क्या था, देखो जरा सा इक्वेशन फर्स्ट, h2p h1p निकाला था सब्ट्रैक्शन के साथ में, तो हमने इन दोनों को यानी h2p माइनस h1p निकाला, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तुमको जो याद रखना है वो याद दो, क्या चीज़ याद रखनी है, जो तुम परेशान हो सकते हो, वो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्यों किया है ये गौर करो। S1p और S2p की वैल्यू लगभग बराबर दिखा रहे हैं कैपिटल D के। क्या मतलब है इसका, तो इसके लिए तुमको अगर ये क्वांटिटीज़ पता होंगी कि इनका मेजरमेंट पता होगा, तब तुम ये सोच पाओगे। जो S1 S2 के बीच की जो स्लिट सेपरेशन है वो मिलीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी, और जो कैपिटल D है दैट इज स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज, 1 मीटर से 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर ऐसे रेंज में होगी, मतलब नियर अबाउट वैल्यू है। तो जो स्लिट सेपरेशन है वो छोटा सा है, पिद्दी भर का, मिलीमीटर में, और जो स्क्रीन है बहुत दूर 1 मीटर दूर रखी हुई है। तो तुम ऐसा सोच के दिमाग में देखो, तो तुम अगर S1p और S2p की वैल्यू निकालोगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और एक बात तुमको और बता दें, जो तुम लोग अगर सोच रहे हो कि p कहीं भी तुम हवा में उछाल दोगे, तो सेंटर जहाँ पे दिखा रहे हैं p भी वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलीमीटर से सेंटीमीटर के ऑर्डर में ही बनेगा। ऐसा नहीं कि स्क्रीन तुमने ले ली 1 किलोमीटर की, तो नीचे स्लिट जो होल बना रहे हो नीचे बनाया है, और तुमको स्क्रीन कहाँ तक फ्रिंज पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, 1 किलोमीटर तक, ऐसा नहीं होता है। सेंटर O से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, या ये तुम ज़्यादा बता रहे हैं, इतने में ही फ्रिंज पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। तो जो S2p और S1p की वैल्यू है ये लगभग कैपिटल D के बराबर है, लगभग बराबर नहीं कह रहे हैं, लगभग कह रहे हैं। अब यहाँ देखो, हमने यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए, जिससे हम लोग को ईजिली समझ आंसर जल्दी आ जाए, क्यों बहुत लंबा किया जाए, तो S2p S1p की वैल्यू जगह हमने कैपिटल D रख दिया है और ये सॉल्व करके यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने S2p और S1p में रख के 0 क्यों नहीं कर दिया, तो दद्दू अगर तुमने 0 ही कर दिया तो निकालोगे क्या, पार्ट डिफरेंस कहाँ से आएगा, यही तो पार्ट डिफरेंस है। अब तुमने अगर रख के अपने आइंस्टीन बन गए, दिमाग चलाया, S2p माइनस S1p को 0 कर दिया, तो लंका लग जाएगी। तो लंका ना लगे इसलिए इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और ये नियर अबाउट वैल्यू आएगी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर ये एजम्पशंस किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है इनके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते होंगे। एजम्पशंस किए ही इसलिए जाते हैं कि ईजिली मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाए। और ये आ गया पार्ट डिफरेंस 2y/d अपॉन कैपिटल D, इक्वेशन नंबर 6। ब्राइट फिंच के लिए n लैम्डा रख दिया, जो अभी कंडीशन पढ़ के आ रहे हैं। फिर डार्क फिंच के लिए हम लोग ने यहाँ पे दिखा दिया
पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और 7th और 8th इक्वेशन में y निकाल दिया। अब तुमको अगर फ्रिंज विड्थ पढ़नी होगी, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो आप लोग। लगातार दो ब्राइट फ्रिंज या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस होती है, लगातार कॉन्टीन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं। ढेर सारी फ्रिंजेस हो, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, तो दो ब्राइट पास वाले ब्राइट के बीच की डिस्टेंस निकालो फ्रिंज विड्थ, दो डार्क के बीच की डिस्टेंस निकालो फ्रिंज विड्थ। एंड ये लिखा हुआ है यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज को लेके निकाला गया है, यानी दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस ले ली गई हैं। तो लगातार चूंकि तुमको लेनी है, अब तुम दिमाग से लगा लो, इस सर ने यहाँ पे yn कर दिया, yn+1 कर दिया, अरे ये क्या कर दिया, एकदम बिल्कुल अपराध कर दिया। अपराध नहीं कर दिया, बहुत सिंपल बात है। अगर एक फ्रिंज कहीं बनी हुई है, उसको तुमने yn से दिखा दिया, तो अगली वाली क्या होगी, yn+1, बस यही कर दिया। और इक्वेशन में देखो जरा तुम डार्क फ्रिंज कंडीशन ब्राइट, ये देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, y लिखा है, ये देखो y n d लैम्डा अपॉन 2d। लास्ट की क्वेश्चन जो दिख रही है वो n पे डिपेंड है, तो यहाँ पे n रखा हुआ है, ये yn हो जाएगा, और जहाँ पर n+1 रख देंगे n की जगह, वो yn+1 हो जाएगा। एंड देन वी कैन कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस, फ्रिंज विड्थ, और ये रखा सॉल्व किया गया, तो इसका फार्मूला आया है d लैम्डा अपॉन 2d। अब यहाँ स्मॉल 2d क्यों आया हुआ है, 2d इसलिए आया हुआ है कि हमने पीछे इसी टॉपिक पे जो हमने ये लिखा हैंड रिटन लिया है, इसमें ये देखो जो स्लिट सेपरेशन लिया है, स्लिट सेपरेशन 2d लिया है, स्मॉल 2d। इधर देखो फिगर 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 फिगर, ये देखो स्मॉल 2d लिया हुआ है ना, इसलिए 2d के टर्म में आंसर आ रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर जो ये बना हुआ है, ये दिख रहा है फ्रिंज विड्थ, और जो अभी हम लोग कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस बड़ा डी छोटा डी बता रहे थे, वो यहीं से आया था। यहाँ देखो जो फ्रिंज विड्थ होती है, यानी कि दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो कैपिटल डी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्लिट सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कैपिटल डी बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, और स्लिट सेपरेशन बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ कम होगी। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है? फिगर दिखा दें वो वाला चलने वाला दौड़ने वाला, जो आगे से मज़ा आ जाएगा। तुम लोग एक बार देख लो, ये जो हम लोग इफेक्ट, मतलब सीरियसली देखो उसको, एक्चुअल में जो हम लोग ने ये सॉल्व किया है ना, तो जो ये ओमेगा यानी कि फ्रिंज विड्थ निकाली है, इसमें ये जो पैरामीटर्स हैं, ढेर सारे 3 पैरामीटर दिख रहे हैं ना तुमको। कौन कौन से पैरामीटर है? एक तो कैपिटल डी यानी कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, दूसरा लैम्डा जो लाइट डाली जा रही है उसकी वेवलेंथ है, और तीसरा है स्मॉल 2d दैट इज स्लिट सेपरेशन। और इसको हम लोग देखने जा रहे हैं मज़ा लेके यहाँ पर। ये देखो ये फिगर क्या दिखा रहा है, अबे इसको देखो कितना मज़ा आएगा। देखो तो लोग कितना बढ़िया स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन में तुम्हारा रेड ब्राइट डार्क दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो रेड कलर की लाइट इनपुट में डाली जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज है रेड कलर की है। ये क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है फ्रिंज विड्थ कम होती जा रही है, यानी कि चौड़ाई घटती जा रही है। देखो 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 दिख रहा है ना, अरे देखो ये देखो, जैसे जैसे स्मॉल डी स्क्रीन पे बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ फ्रिंजेस कम होती जा रही है। मतलब स्क्रीन की विड्थ, स्क्रीन तो फिक्स रहती है, अब स्क्रीन में एक बार 2 फ्रिंजेस बना दो पूरी स्क्रीन पे, और 100 फ्रिंजेस बना दो, 100 फ्रिंजेस, तो जितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ती जाएंगी हमको बहुत सटाना पड़ेगा, बहुत पास करना पड़ेगा ना। तो स्मॉल डी बढ़ने के साथ में फ्रिंज विड्थ कम होती जा रही है, यही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या लिखा देखो स्क्रीन पे, ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2d।
1/2D। ठीक है, अब इसका सेकंड फिगर देख लो, ये देखो। अगर कैपिटल डी यानी कि यहाँ पर एल दिखा रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे इन्होंने जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन को कैपिटल एल से भी दिखाया हुआ है। हम लोगों ने कैपिटल डी माना हुआ है, तो चाहे कैपिटल डी कह लो चाहे कैपिटल एल कह लो, ये देखो जैसे जैसे स्क्रीन खिसकाते जा रहे हैं, पीछे दूर करते जा रहे हैं, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। देखो देखो, देख रहे हो ना, जब एकदम पास में था तो फ्रिंजेस ज़्यादा पतली पतली थी, लेकिन जैसे जैसे पीछे मूव करती जा रही है स्क्रीन, यानी कि हम लोग डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्लिट की चौड़ाई फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती जा रही है, फ्रिंज विड्थ बढ़ती जा रही है। ये दूसरा है। और क्या है, देखो क्यों ऐसा हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी फार्मूला आया है ओमेगा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2D, तो कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल 2D, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ने के साथ ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाती है। और तीसरा वाला पैरामीटर कौन सा है हम लोगों का, वेवलेंथ, वो ये देखो। वेवलेंथ का मतलब होता है लाइट के कलर से, जो लाइट हम लोग इंटरफेयर करवा रहे हैं उसका कलर कैसा है। हर एक कलर की वेवलेंथ फिक्स होती है। और तुम ये देखो, जैसे जैसे वेवलेंथ हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। डेटा पता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है और सबसे कम वायलेट की होती है, विप गियोर वाले ऑर्डर से। तो जितना ज़्यादा लैम्डा हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतना फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी, इसीलिए रेड कलर की फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा आ रही है। लैम्डा ज़्यादा तो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा। ये हम लोगों का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का लगभग पूरा डेटा हो गया। और कुछ होगा, छूटा होगा, तुम लोग बाद में देख लेंगे। तो तुम लोगों को अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो कमेंट सेक्शन पे नीचे जाके तुम लोगों को कमेंट करके बताना भी है और पूछना भी है, ठीक है। और जो कुछ भी तुम लोगों को और प्रॉब्लम्स होंगी वो अपना हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। कभी अगर लाइव आने की ज़रूरत होगी तो हम लोग लाइव आके भी डिस्कस कर लेंगे। और लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है तुम लोगों को, सीधी बात कहें तो ये ठीक है। अब जैसे ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर देख लो क्या फिगर है, इसमें भी हमने यही दिखाया हुआ है, यंग डबल स्लिट का फिगर है। थोड़ा सा व्यू दूसरा है, स्क्रीन पे ब्राइट डार्क दिख रहा है, P पॉइंट माना है, तो ये फिगर वैसे बनाया हुआ है। सेंटर फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज लिख दिया 0, जिसको हम लोग O दिखा रहे थे, तो ये भी वही दिखा रहा है। तुम्हारी बुक में ऐसे ही बना हुआ हो। ये जो दिखा रहा है इसने इसको वेव फ्रंट के फॉर्म में दिखा दिया है कि प्लेन लाइट आ रही है, 2 स्लिट अगर रखी होगी, और चूंकि वेव नेचर होगा तभी ये पूरी स्क्रीन में फैलते हुए फ्रिंज पैटर्न दिखाई पड़ेंगे। तो स्क्रीन पे देखो ब्राइट डार्क ऐसा ही दिखाई पड़ता है। और जो ये ऑप्टिकल स्क्रीन लिखी हुई है, ये ऑप्टिकल स्क्रीन है इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो भी स्क्रीन है ये लाइट को लेके सेंसिटिव है। जहाँ पे लाइट गिरेगी वहाँ ब्राइट दिखाई पड़ेगा, और जहाँ पर डार्क होगी, दैट इज लाइट नहीं पहुँच रही होगी, वहाँ डार्क यानी कि परछाई दिखाई पड़ेगी। और इस तरह का पैटर्न रिकॉर्ड होकर दिखाई पड़ जाएगा। हम लोग फोटोग्राफिक नेगेटिव भी ले सोच सकते हैं इसको, अगर नेगेटिव रखा हो उस पर डालेंगे तो ऐसे ही कुछ दिखाई पड़ेगा, वो भी तो लाइट से सेंसिटिव मटेरियल होता है। और ये तुम लोग कल देख चुके हो पहले ही। इसको दिखाने के साथ में हम इस लेक्चर को एंड करने जा रहे हैं। और यहाँ पर भी तुमको जो कल दिखाया गया था तो यही हम लोग दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसको अपना देखते चलो। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये बना हुआ है, ये कोई गूगल से हम लोगों ने कॉपी करा है, हमने खुद तो बनाया नहीं है इसको। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे लाइट बीम्स निकलते हुए दिखाई दे रही हैं, A और B यहाँ 2 स्लिट दिखाई पड़ रही है। और जब ये सुपर इम्पोजिशन हो रहा है तो स्क्रीन पे तुमको रेड डार्क दैट इज ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज रेड कलर की इसलिए है क्योंकि रेड लाइट गिराई जा रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करनी है, और यहाँ पे उन्होंने मोनोक्रोमेटिक रेड कलर की लाइट इस्तेमाल की है।
और क्रॉस और डॉट जो दिखा रहे हैं, तो जहाँ मिनिमा दिखा रहे हैं कि डॉट 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 मिनिमा, वहाँ पर आउट ऑफ फेस कंडीशंस में सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव हुआ होगा। दैट इज़ एक क्रस्ट और दूसरा टफ सुपर इम्पोज हुआ होगा, इसलिए वहाँ पे मिनिमा यानी कि डार्कनेस आई है। और स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस आ रही हैं, वहाँ पर या तो क्रस्ट या फिर ट्रफ और ट्रफ सुपर इम्पोज हुए होंगे। अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करनी है, इन पॉइंट्स को अगर हम लोग ए बी से डिस्टेंस लेते हुए पाथ डिफरेंस के टर्म में बात कर लें, तो जहाँ मैक्सिमा 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 दिख रहा है, उन सारे पॉइंट्स में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के ऑर्डर का आएगा। और जहाँ मिनिमा दिख रहा है, वहाँ पर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के ऑर्डर का आएगा। ये हम लोगों का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी जो भी क्वेरीज आप लोगों की होंगी वो हम लोगों से कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, और लेक्चर्स में जो भी कमी होगी वो भी हमको बताना थोड़ा सा बनता है तुम लोगों का। तो बता देना कि नहीं सर मजाक मत किया कीजिए, तो मजाक नहीं करेंगे। मजाक इसलिए कर देते हैं बीच बीच में, जिससे कि तुम लोगों को थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा लाइट हो जाए। ये वाला लाइट नहीं हल्का वाला लाइट, ये भी कह सकते हो, ये भी लाइट अच्छे से घुस जाए, मतलब दिमाग हल्का हो जाए, और ये वाली लाइट जो वाला जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ये अच्छे से लाइट दिमाग में लाइट के टर्म में बैठ जाए। ये यमक अलंकार है एक्चुअल में, अगर सोचा जाए। दो लाइट, दोनों का सेंस अलग अलग। माइंड लाइट होता है, मतलब माइंड हल्का हो रहा है, और जो भी है ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे बाय। हम लोग कल बात करते हैं, कल वापस लौट के आएंगे, फिर बात होगी। तो कल हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे शायद पैरेलल फिल्म इंटरफेरेंस मैटर। ठीक है, बाय।